Hello students, I am Muktisa from Visual Learning Center and we are on the science chapter number 10, Gravitation, and today is the last lecture of this chapter, remaining numerical of exercise. तो कल हमने देखे थे कुछ, आज बाकी के देख लेंगे. 15 number. A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of 40 meter per second. टेकिंग g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देखिए जब भी आपको g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी गई है क्वेश्चन में तो आपको वही लेनी है. वैसे भी इससे आपका काम आसान हो जाएगा. और आपको पता ही है कि जब g मतलब क्या, स्मॉल g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसकी वैल्यू जब ना दी हो तब हमें लेनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. लेकिन अगर दे दी है तो उन्होंने जो दी है वही लेनी है. ओके, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द स्टोन. तो अगर हम स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करेंगे तो आपको पता ही है कि एक जगह पे आके वो ऊपर रुक जाएगा. तो तब तक उसने कितनी हाइट अचीव कर ली वो हमें ढूंढनी है h. व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टोन. तो नेट डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ वो ढूंढना है. नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल टास्क फिनिश होने तक. ओके, एंड इतने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया दोनों ढूंढना है. ओके, कैसे करना है, बहुत ही आसान है. देखिए जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती ही होती है. कितनी होती है, जो दी गई होती है क्वेश्चन में. एंड फाइनल वेलोसिटी, अब हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एक जगह पे आके वो रुकेगा, स्टॉप लेगा, और वो होगी उसकी मैक्सिमम हाइट. तो तब उसकी फाइनल वेलोसिटी बनेगी 0 क्योंकि वो स्टॉप हो जाएगा ना. ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे है 40 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0. सो v इज इक्वल टू 0. नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ अपवर्ड मोशन क्या आएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. अब सबकी वैल्यू हमारे पास है, जो मिसिंग है h वो मिल जाएगा. तो v की वैल्यू 0, u की 40, g की 10 लिखनी है यहाँ पे. तो फिर कैलकुलेट कर दीजिए. 0 स्क्वायर मतलब 0, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600. अच्छा, कुछ बच्चे हैं ना 40 इंटू 40 करते बैठते हैं. भाई ऐसा नहीं करना है. आपने सीखा ही है स्टैंडर्ड 8 में कि स्क्वायर करने के लिए कोई भी नंबर के एंड में जितने भी जीरो हो वो डबल हो जाते हैं. तो यहाँ पे 0 1 है तो वो डबल हो जाएंगे ना. आगे के नंबर का सिर्फ आपको स्क्वायर कर देना है 4 का. तो 4 का स्क्वायर आता है 16 एंड यू विल गेट योर आंसर. 40 का स्क्वायर आ जाएगा 1600. नाउ 10 टू जार 20h. अब क्या करेंगे, 20h को साइड चेंज करवा देंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा एंड वी गेट h इज इक्वल टू 1600 अपॉन 20. सो द आंसर इज 80 मीटर. So maximum height reached by the stone is 80 meter. Now, after reaching the maximum height, the stone will fall towards the earth and will reach the earth surface covering the same distance. तो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा ना भाई. तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस स्टोन इज 80 प्लस 80 दैट इज 160 मीटर. कितना आसान. तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे अटक जाते हैं. भाई इतना डिस्टेंस ही उसने ट्रैवल नहीं किया है, ये तो उसने मैक्सिमम हाइट कवर की है. फिर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय दी स्टोन, तो जाने का डिस्टेंस एंड आने का डिस्टेंस दोनों ऐड हो जाएगा. सो वी गेट हियर 160 मीटर. अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो भाई नीचे से ऊपर गया था एंड वापस नीचे ही आया, तो इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट वो तो सेम हो गए. सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्टोन इज 0 because the stone starts from the earth surface and finally reaches the earth surface again. The initial and final position of the stone are same, so displacement become 0 here. Okay, now next one, 16. Calculate the force of gravitation between the earth and the sun given that the mass of the earth is 6 into 10 raised to 24 kg and of the sun 2 into 10 raised to 30 kg. The average distance between the two is 1.5 into 10 raised to 11 meter. तो इतना दूर है सन हमारे से. ओके, तो आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ढूंढना है अर्थ एंड सन के बीच में कितना है. तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. ध्यान रखना यहाँ पे दोनों कैपिटल एम आएंगे, लेकिन यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में आपको एस एंड ई मेंशन करना है. एम एस मतलब मास ऑफ सन, एम ई मतलब मास ऑफ अर्थ. ओके, तो सब वैल्यू आपके पास है ही. जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू तो आपको पता ही है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. और बाकी सब तो एक दिया है क्वेश्चन में. बस वैल्यू लिख के कैलकुलेट करो एंड यू विल गेट द फोर्स
applying between earth and sun, that is approximately 3.6 into 10 raised to 22 न्यूटन. इतना फोर्स लगता है तभी तो अर्थ उसके पर्टिकुलर ऑर्बिट में मेंटेन रहती है. ओके, तो ये आपको कैलकुलेट कर देना है अपने आप. चलो 17 नंबर. A stone is allowed to fall from the top of a tower 100 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity of 25 meter per second. Calculate when and where the two stones will meet. तो देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पजल टाइप क्वेश्चन है. एक स्टोन को ऊपर से नीचे फेंका एंड दूसरा स्टोन उसको नीचे से ऊपर फेंका. अब ये दोनों बीच में कहाँ मिलेंगे वो आपको ढूंढना है. तो बहुत ही आसान है वैसे तो. देखिए, लेट आफ्टर टी टाइम टी बोथ स्टोन्स मीट एंड as be the distance traveled by the stone dropped from the top of tower at which the stones will meet. तो ऐसा मान लेते हैं कि ऊपर से जो स्टोन फेंका गया है उसने डिस्टेंस s ट्रैवल किया है जहाँ पे वो मिलने वाले हैं. ऐसा मान लो कि ये पूरा टावर 100 मीटर का है. टावर के टॉप से ये स्टोन एक फॉल कर रहे हैं और यहाँ पे आके दोनों मिल रहे हैं. तो ऐसा मान लेते हैं कि जो पहला वाला ऊपर से फेंकने वाला जो स्टोन है उसने डिस्टेंस s ट्रैवल किया, तो नीचे वाले को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा उसको मिलने के लिए? 100 माइनस s. ओके, तो ही तो सेम पोजीशन पे दोनों मिलेंगे. ओके, तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द स्टोन प्रोजेक्टेड अपवर्ड, तो ऊपर की ओर फेंकने वाले स्टोन ने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा 100 माइनस s. क्लियर? आप यहाँ पे h ले सकते हो. ओके, हाइट है ना, तो आप h एंड 100 माइनस h कवर कर सकते हो. नाउ फॉर द स्टोन ड्रॉप फ्रॉम द टावर, जो ऊपर से फेंक रहे हैं उसके लिए हम पहले s फाइंड करते हैं. तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है हमारा फॉर्मूला. इसमें आपके पास कौन सी वैल्यू नहीं है? s नहीं है, t भी नहीं है, तो कोई नहीं, t के फॉर्मेट में हमें s मिल जाएगा. कैसे? तो देखिए, एक तो स्टोन ऊपर से फेंक रहे हैं. ओके, तो u इनिशियल वेलोसिटी कितनी आएगी उसकी? 0. तो t 0 हो जाएगा. यहाँ पे u इंटू टी, तो वो पार्ट 0 हो जाएगा. g की वैल्यू 10 लेनी है, t नहीं है तो उसको ऐसे ही रहने दो. नाउ 5 2 आर 10, so we get s is equal to 5t square. This is our equation number 1. इसको यहीं पे रहने दो. सेकेंड, फॉल दी स्टोन प्रोजेक्टेड अपवर्ड, अब ऊपर की ओर जो फेंकने वाले हैं स्टोन उसके बारे में बात करते हैं. तो एस डैश इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा. उसका एस डैश लेना पड़ेगा ना, थोड़ा तो चेंज होना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि ये पहले वाले का है ये दूसरे वाले का है. ओके, आप S1 S2 भी कर सकते हो. ड्यू टू अपवर्ड मोशन नेगेटिव साइन इज टेकन. याद है ना आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तब उसका g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो माइनस हो जाता है, नेगेटिव. ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला में ही इन लोगों ने माइनस कर दिया है, तो आप कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला तो वही का वही है, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. बट अपवर्ड थ्रो करने की वजह से g यहाँ पे हो जाता है नेगेटिव, सो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. नाउ ड्यू टू अपवर्ड मोशन यहाँ पे नेगेटिव आएगा साइन. नाउ एस डैश, तो इसका डिस्टेंस कितना है? 100 माइनस एस. ओके, इज इक्वल टू 25t माइनस 1/2 इंटू 10t स्क्वायर. कैसे है पता है ना भाई, इसका तो u दिया हुआ है क्योंकि हम जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी बनती है जो कि क्वेश्चन में दी है 25. ओके, बाकी का कैलकुलेट कर लो. तो 100 माइनस एस इज इक्वल टू 25t. यहाँ पे अगेन 5 2 जार 10 एंड वी गेट माइनस 5t स्क्वायर. अब देखिए इक्वेशन 1 में तो हमें मिला है 5t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिला? s. तो यहाँ पे हम s की जगह पे 5t स्क्वायर लिख सकते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा ना. ओके, तो ये माइनस 5t स्क्वायर, ये भी माइनस 5t स्क्वायर, दोनों कट हो जाएंगे एंड वी गेट 25t इज इक्वल टू 100. मींस t इज इक्वल टू 4 सेकंड मिल जाएगा हमें. तो टाइम मिल गया 4 सेकंड. सो द स्टोन विल मीट आफ्टर 4 सेकंड, तो 4 सेकंड के बाद ही वो दोनों मिलेंगे. नाउ s इज इक्वल टू 5t स्क्वायर है, t की वैल्यू हमें 4 मिल गई है, तो हमें डिस्टेंस भी मिल जाएगा. तो s मतलब किसका डिस्टेंस? फर्स्ट वाले स्टोन का, जिसको हम ऊपर से नीचे डाल रहे हैं, तो वो मिलेगा 80 मीटर. मतलब ऊपर वाला स्टोन 80 मीटर ट्रैवल कर देगा, तब नीचे वाला 20 मीटर ट्रैवल करेगा और दोनों मिल जाएंगे एक पॉइंट पे. हो गया क्लियर? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा. ओके, एग्जाम में आता है 3 और 4 मार्क में.
Now, question number 18. A ball thrown up vertically returns to the thrower after 6 seconds. ध्यान से समझना. बॉल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया एंड वो थ्रोअर के पास 6 सेकंड के बाद आता है. नाउ यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप. तो कितनी वेलोसिटी से उसको थ्रो किया है, मतलब यू यहाँ पे आपको फाइंड करना है. सेकेंड, द मैक्सिमम हाइट इट रीच, तो एच फाइंड करना है. एंड थर्ड, इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकेंड, तो आफ्टर 4 सेकेंड वो कौन सी पोजिशन पे होगा वो भी आपको फाइंड करना है. तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आसान है. आप क्वेश्चन ध्यान से समझिए कि जब बॉल को ऊपर की ओर थ्रो किया गया उसके बाद वो थ्रोअर के पास 6 सेकंड के बाद आता है. ओके, इसका मतलब उसको ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लगा होगा? एग्जैक्टली हाफ ऑफ द टाइम. ओके, तो टोटल टाइम से हाफ टाइम लगा होगा. सो टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज 6/2, दैट इज 3 सेकेंड, बिकॉज टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. आने का और जाने का टाइम सेम रहता है. नाउ फर्स्ट वाला, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u माइनस जी टी. ओके, तो इससे आपको आसानी हो जाएगी कैलकुलेट करने में. नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों ली है? अपवर्ड मोशन है. बाकी तो हमारा फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस जी टी. ओके, लेकिन यहाँ पे अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो g हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला में ही माइनस लिख दिया है. लेकिन आप टेंशन मत लो, आप यहाँ पे फॉर्मूला प्लस के फॉर्म में भी लिख सकते हो, सिर्फ जी के आगे ब्रैकेट में आपको माइनस लिखना होगा, तो भी सेम ही हो जाएगा. ओके, नाउ 0 इज इक्वल टू यू माइनस 9.8 इंटू 3. अभी v यहाँ पे 0 क्यों लिया? वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं ना, तो एक पोजीशन आएगी जब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0, तो v हो जाएगा यहाँ पे 0. नाउ यू जस्ट नीड टू फाइंड u, तो क्या आएगा? ये जो नंबर है इसको साइड चेंज करवा दो तो हो जाएगा प्लस, एंड वी गेट u इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? नाउ सेकेंड, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh. ओके, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे भी इंडिकेट कर रही है कि आपने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया है, तो g यहाँ पे कैसा आएगा? माइनस. ओके, सो इट बिकम्स माइनस. नाउ यहाँ पे आपको h मिलेगा क्योंकि u की वैल्यू तो हमें मिल ही गई 29.4. ओके, नाउ सिंप्लीफाई कीजिए इसको एंड यू विल गेट योर आंसर कि हाइट कितनी अटेन की है बॉल ने, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय द बॉल. तो आपका आंसर आएगा 44.1 मीटर. अब देखिए, ये सब स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, अब आप छोटे नहीं हो, ये तो आप आसानी से कर सकते हो. फिर भी अगर आपको डाउट है, आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है, तो यू जस्ट नीड टू इन्फॉर्म मी बाय व्हाट्सएप एंड आई विल एक्सप्लेन यू अगेन. ओके, तो मैं आपको वो कैसे सॉल्व करना है वो बता दूंगी. ओके, बाकी तो सबको ये आता ही है. फिर भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है और आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सिर्फ आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके भी बता दूंगी. ओके, now third one, in initial 3 second the ball will rise, then in next 3 second it fall towards the earth. क्योंकि हमें क्या बोला है? पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड के बाद वो कहाँ होगा वो हमें बताना है, उसकी हाइट फाइंड करनी है आफ्टर 4 सेकेंड. तो देखिए 3 सेकेंड तो उसको ऊपर जाने में हो जाएंगे एंड 3 सेकेंड नीचे आने में आएंगे. तो 3 सेकेंड तो ऊपर जाने के हो गए एंड देन नेक्स्ट 1 सेकेंड में वो नीचे आ रहा होगा. ओके, तो 4 सेकेंड तब कवर होगी ना. इट मीन्स के नीचे से हम चेक करेंगे तो आफ्टर 2 सेकेंड वो कहाँ पे पहुंचा वही फाइंड करना है ना हमें. तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड इन दी डाउनवर्ड मोशन. और आप ये भी फाइंड कर सकते हो कि ऊपर से नीचे आने में 1 सेकेंड में उसको कितना टाइम लगता है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने की 1 सेकेंड आपने फाइंड की, इट मीन्स 4 सेकेंड के बाद ही हो गया ना. ऊपर जाने के 3 सेकेंड एंड नीचे आने के 1 सेकेंड, तो टोटल हो गए 3 + 1, 4 सेकेंड कवर हो गए टाइम. ओके, तो आपको सिर्फ 1 सेकेंड का फाइंड करना है एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन. तो फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. ध्यान रखना यहाँ पे प्लस लेना है क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है. ओके, नीचे आ रहा है बोल, तो ये g प्लस ही आएगा यहाँ पे. तो हाफ इंटू 9.8 1 स्क्वायर, तो 9.8 का हाफ ही करना है 4.9 मीटर. It means that the ball will be at 4.9 meter below from the top of the tower. टॉप ऑफ द टावर से 4.9 मीटर नीचे हमें मिलेगा आफ्टर 4 सेकेंड. ओके, क्लियर हो गया? मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से करना.
Now, question number 21. The volume of 50 gram of substance is 20 centimeter cube. If the density of water is 1 gram per centimeter cube, will the substance float or sink? तो सब्सटेंस फ्लोट करेगा कि सिंक करेगा वो आपको ढूंढना है। ओके क्योंकि आप कैलकुलेट करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि वो वाटर की डेंसिटी से उसकी डेंसिटी हाई है या कम है। अगर हाई होगी तो डूब जाएगा एंड लो होगी तो फ्लोट करेगा। तो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ डेंसिटी की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो दिया ही है 50 ग्राम, वॉल्यूम भी दिया है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो सिंपली 50/20 कीजिए, आंसर मिल जाएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और वाटर की तो ऑलरेडी दी ही हुई है, इससे आपको कंपेयर करना है। देखिए किसकी ज्यादा है, 1 ज्यादा या 2.5 ज्यादा, तो ऑब्वियसली 2.5 इज ग्रेटर देन 1। So the density of the substance is greater than the density of water, so it will sink in water. तो water से जिसकी भी density high होगी वो water में sink हो जाएगा, डूब जाएगा। ओके ऐसे फाइंड करना होता है ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, आते हैं एग्जाम में। 22. The volume of a 500 gram sealed packet is 350 centimeter cube. तो वॉल्यूम मिल गया आपको, मास भी मिल गया। Will the packet float or sink in water if the density of water is 1 gram per centimeter cube? What will be the mass of the water displaced by this packet? तो पहले तो आपको बहुत ही सिंपल, जैसा हमने 21 वाले क्वेश्चन में किया वैसा ही करना है। क्या, डेंसिटी ऑफ पैकेट फाइंड कर लो। डेंसिटी ऑफ पैकेट इज इक्वल टू मास ऑफ पैकेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ पैकेट, विच इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। 500 डिवाइड बाई 350 एंड यू विल गेट योर आंसर 1.45 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वाटर से ज्यादा है या कम है, एब्सोल्युटली ज्यादा है। द डेंसिटी ऑफ पैकेट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, सो इट विल सिंक इन वाटर, डूबी जाएगी। नाउ मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय पैकेट, कितना मास वाटर का ये डिस्प्लेस करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ पैकेट मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। Simple, volume of packet multiplied by density of water and you will get mass of water displaced by the packet। तो कितना आएगा, volume of packet है 350, density of water है 1 and you will get 350 ones are 350 ग्राम। ओके और वैसे भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल में कहा ही है कि जितना मास ऑब्जेक्ट का अंदर रहेगा, डूबेगा, उतना ही वो वाटर को डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 350 ग्राम। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि इतने ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में। तो एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हमने कर लिए हैं। जब आप ऑफलाइन में आओगे तब हम प्रैक्टिस के लिए और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल इसके करेंगे। ओके तब तक आप ये सारे न्यूमेरिकल अपने आप सॉल्व करके ट्राई कर लेना, कंसेप्ट क्लियर कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसे ही आते हैं, सिर्फ इसकी वैल्यूज चेंज होती है, कंसेप्ट सेम रहते हैं। ओके तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल दैट टाटा बाय बाय।